सबसे बड़ी खबर है कीव पर परमाणु ग्रहण। ठीक सुना आपने, कीव पर परमाणु ग्रहण आज की सबसे बड़ी खबर। और इस खबर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फ्रांस में करीब 25 से 30 हजार लोग सड़कों पर हैं। लेकिन उससे भी पहली बड़ी खबर, सीधे आइए यहां पर आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए यहां पर विजय। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, रूस और यूक्रेन में युद्ध का दायरा और बड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल का आरोप। पीछे स्काई कर दीजिए इसको। यूक्रेन पर लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल का आरोप, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने अमेरिकी GLSDB का किया इस्तेमाल। रूस ने इंटरसेप्ट किया यूक्रेन का GLSDB मिसाइल। अमेरिकी GLSDB मिसाइल की रेंज है 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर का मिसाइल यूक्रेन को दिया जा चुका है। ये आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये एक तरीके से इस युद्ध को बढ़ाने की बात है। दूसरी बड़ी खबर, ब्रेक करें। रूस से निपटने के लिए पोलैंड यूक्रेन और करीब आए। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड का एक बार फिर दौरा करेंगे ज़ेलेंस्की। पोलैंड के विदेश मंत्री पावेल ज़ेब्लोंस्की का बयान, पोलैंड से यूक्रेन को और हथियारों की उम्मीद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर है। और तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। दिखाइए जरा विजुअल्स, विजुअल्स अल्फा ब्रेकिंग होना चाहिए था। ये लियोन में हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कई जगह सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। फ्रांस में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। फ्रांस की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखें। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। फ्रांस में रेलवे ट्रैक पर पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। दिखाइए जरा विजुअल्स ब्रेकिंग के साथ। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर आगजनी की। चेहरे पर मास्क लगाकर रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें देखिए, ये फ्रांस की तस्वीरें हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल साथ में दिखाइए, लेफ्ट में ये और राइट में जो सड़कों पर लोग हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, राइट वाले का एम्बियंस अब करिए। ये देखिए आप, न्यूक्लियर मार्च, सीधे आइए। न्यूक्लियर मार्च, अब देखिए मेरे पास जो फैक्ट्स है इसको प्ले ऑन करिए यहां पर। इसके अंदर मिसाइल के टारगेट पर कीव नंबर 1। नेक्स्ट, रूस पर खतरा तो अमेरिका पर हमला तय। नेक्स्ट, रूस से लेकर बेलारूस तक परमाणु प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट, 24 घंटे में यूक्रेन के 9 जिलों पर नॉन स्टॉप अटैक। नेक्स्ट, यूएस के खिलाफ किम की एटमी मिसाइल रेडी। ये बड़ी खबर है। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का ताबड़तोड़ हमला। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स, ब्रेक करें। से रूस ने यूक्रेन के ठिकानों को किया टारगेट। T-12 राफेला तोप की मदद से यूक्रेनी ठिकाने उड़ाए गए। मैं चाहूंगा एम्बियंस अब करिए जरा इसका। सायरन डाउन, एम्बियंस अब। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अचानक सूमी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। सूमी पहुंचकर सैनिकों से ज़ेलेंस्की की मुलाकात। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस ने पिछले 24 घंटे में 130 हमले किए हैं। पूरे सूमी में ब्लैकआउट हो चुका है, यह भी खबर आ रही है। बीते 3 दिन से पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, पुतिन ने आखिर बेलारूस में ही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का फैसला क्यों किया है? बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती का मतलब क्या है? बेलारूस से रूस के परमाणु टारगेट पर कौन से और कितने देश हैं? सोचिए जरा,
लेकिन अब मैं जरा इस तरफ चलता हूं, हम खबर को विस्तार से बताएं उससे पहले आपको हैरान करने वाली जानकारी दे देते हैं। सीधे देखिए कि रूस को न्यूक्लियर तबाही मचाने में वक्त कितना लगेगा। आप सोच रहे होंगे शायद 5 मिनट लगेगा, या फिर शायद पूरी तैयारी और अटैक के लिए 10 मिनट का समय लगेगा, या फिर 15 मिनट भी लग सकता है। नहीं, हम आपको बता दें परमाणु तबाही सिर्फ सेकंडों में होगी, सिर्फ सेकंडों में। मैं चाहूंगा इसमें जरा प्लीज ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। यहां पर परमाणु तबाही का टाइमर, वक्त लगेगा सिर्फ 120 सेकंड, मतलब सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। यह जानकारी आ रही है, इसमें जरा साइलेंट डाउन लगे, मतलब रेडिएशन से भारी तबाही, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें जरा साइलेंट डाउन रखें, मतलब बेलारूस में इसीलिए तैनाती की गई है, मतलब कांप उठेंगे रूस के दुश्मन देश। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए यहां पर, अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है इसका मतलब समझिए, इसकी डिटेलिंग लीजिए। आइए जरा, कीव पर परमाणु ग्रहण 120 सेकंड, 120 सेकंड्स। अब सवाल यह है कि रूस के वो दुश्मन देश कौन से हैं जो बेलारूस से रूस के परमाणु निशाने पर आ चुके हैं। ध्यान देखिएगा, क्या रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर यूक्रेन आ चुका है, क्या रूस के न्यूक्लियर टारगेट पर नेटो देश पोलैंड आ चुका है, या फिर इनके अलावा कोई तीसरा देश भी है जो सीधे सीधे रूस के परमाणु हथियारों के निशाने पर है। तो आज हम आपको इन सवालों का जो जवाब देने जा रहे हैं वो पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देगा। हमारी ये रिपोर्ट कीव से लेकर वॉर्सो और वॉशिंगटन की बेचैनी को 7 गुना बढ़ा देगी। रूस के पास विनाशक सरमत ICBM, जद में पूरा अमेरिका, रूस के पास घातक अंडर वाटर पोसाइडन ड्रोन, ब्रिटेन में परमाणु सुनामी लाने की ताकत। फिर रूस इन हथियारों की बजाय हर मंच से बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का शोर इतना क्यों मचा रहा है, जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की क्षमता 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन तक की होती है। 100 किलोटन की क्षमता का असर सिर्फ 8 किलोमीटर तक के दायरे में हो सकता है। यानी साफ है कि रूस भले ही परमाणु हमले की धमकी अमेरिका और ब्रिटेन को देता आया हो, लेकिन उसके एटमी टारगेट पर ये 2 मुल्क नहीं है, बल्कि रूस के बेहद करीब के देश परमाणु निशाने पर हो सकते हैं। और इस आशंका को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से रूस नाटो देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में तबाही मचा सकता है। रूस बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाकर लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में तबाही मचा सकता है, और बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में जब चाहे महाविनाश ला सकता है। और रूस सिर्फ 120 सेकंड के भीतर इन तीनों ही देशों में एक साथ प्रलय ला सकता है, और पुतिन का यही विनाशक प्लान अब पश्चिमी देशों की नींदें उड़ा रहा है। पुतिन ने शनिवार को कहा था कि बेलारूस में तैनात इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करेंगे। सोचिए जरा, पुतिन ने यह भी कहा था कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के लिए रूस यहां एक स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है। ये काम जुलाई तक पूरा हो जाएगा। हमने अभी जो आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम में लोड करके रूस टारगेट हिट कर सकता है। तो इस्कैंडर मिसाइल क्या इस युद्ध में न्यूक्लियर वॉर का टर्निंग पॉइंट बनेंगी? बात सिर्फ परमाणु हमले की तैयारियों तक सीमित नहीं है। मिन्स्क और मॉस्को से बयान भी खतरनाक आने लगे। सोचिए जरा, मिन्स्क और मॉस्को से बयान खतरनाक आने लगे हैं। विनाश क्लियर, नेटो वर्सेस न्यूक्लियर। मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग ऑन रखें। सोचिए, मिन्स्क और मॉस्को से बयान भी खतरनाक आने लगे हैं, फिर चाहे वो रूस और बेलारूस के बड़े डिप्लोमैट हो या फिर दोनों देश के न्यूज चैनल। हर जगह, हर मंच से पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी लगातार दी जा रही है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या विनाश अब क्लियर है? क्या अब नेटो वर्सेस न्यूक्लियर रूस होकर रहेगा? अब आपको दिखाते हैं कि बीते 24 घंटे में कैसे न्यूक्लियर धमकी वाली जुबानी पिक्चर सामने आ रही है। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, बयान आने से पहले जो जो चीजें आ रही हैं, 24 घंटे में 3 टर्निंग पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, यहां से फ्रेम कट करके थोड़ा जूम इन हम कर सकते हैं। यहां पर 24 घंटे में 3 न्यूक्लियर टर्निंग पॉइंट। बेलारूस, रूस से जारी प्रोपेगेंडा। नंबर 1, एटमी हमले की लगातार धमकी। रूसी धमकी पर पश्चिम का पलटवार।
सबसे पहले बात करते हैं रूस की न्यूक्लियर धमकियों की, उन रूसी चेहरों की जो परमाणु युद्ध की आशंका को और हवा दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखा रहा हूं। 3 रूसी चेहरे जो दे रहे हैं परमाणु धमकी। प्ले ऑन करिए यहां पर, ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाकारोवा, निकोलाई पात्रुशेव, पुतिन के करीबी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी वहां पर। यहां पर आइए, अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव, ये वो नाम है जो बहुत बड़ी धमकियां दे रहे हैं। जाकारोवा ने पश्चिम को वार्निंग दी, पात्रुशेव ने कहा कि इनको वक्त आ गया ठीक करने का, और ये अमेरिका में बैठ के अमेरिका को धमकी दे रहे हैं। सोचिए, सबके बीच में बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। बड़ी खबर, पश्चिम के हाइब्रिड वॉर पर चुप नहीं बैठेंगे जाकारोवा। के पास जवाबी कार्रवाई का अधिकार, जाकारोवा ने कहा। अपनी सुरक्षा के लिए कोई बड़े एक्शन ले सकता है रूस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका रूस के एटमी टारगेट पर है, न्यूक्लियर पात्रुशेव ने कहा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूनिक हथियारों से यूएस पर हमला कर सकते हैं, निकोलाई पात्रुशेव ने कहा। रूस अभी संयम और धैर्य दिखाता रहा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, निकोलाई पात्रुशेव ने कहा। लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं ये अपने आप में हैरान करने वाले हैं। ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि आखिर इस युद्ध में क्या कुछ होने वाला है। क्या रूस सच में अमेरिका पर हमला कर देगा? क्या रूस के एटमी टारगेट पर अब वॉशिंगटन है? क्या रूस धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ रूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती और दूसरी तरफ रूस से लगातार अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी, ये सब कुछ एक ही वक्त पर हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दोनों बातों का कोई कनेक्शन है? क्या रूस वाकई न्यूक्लियर हमला करने वाला है? बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती को लेकर अमेरिका ने सबसे पहले सवाल खड़े किए, तो अमेरिका को चेतावनी 3 तरफ से दी गई। ये है मारिया जाकारोवा, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता। इन्होंने 2 टूक कहा कि रूस को पश्चिमी हाइब्रिड वॉर की जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। पश्चिम के हाइब्रिड वॉर पर रूस चुप बैठेगा, ये सोचना नादानी होगी। मॉस्को अपनी सुरक्षा के लिए मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन ले सकता है। मारिया जाकारोवा के अलावा रूस की तरफ से अमेरिका को धमकी पुतिन के करीबी दोस्त ने भी दी, और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने तो बकायदा ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका को ये लगता है कि रूस अटैक नहीं करेगा तो ये उसकी बचकानी भूल होगी। रूस अभी धैर्य दिखा रहा है और अमेरिका की हरकतों से भड़कने वाला नहीं, लेकिन रूस कभी भी अमेरिका पर स्पेशल और यूनिक हथियारों से हमला कर सकता है। अमेरिका को ये धमकियां मॉस्को से बैठे बैठे दी जा रही हैं, लेकिन रूस अब वॉशिंगटन को उसके करीब जाकर भी परमाणु चेतावनी दे रहा है। और ये काम किया अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव, जिन्होंने अमेरिकी परमाणु नीति को लेकर बाइडेन प्रशासन को आईना दिखा दिया। बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर अमेरिका ने सवाल खड़े किए हैं, तो अमेरिका को जवाब देने के लिए सामने आई यूएस के में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव। रूस के निशाने पर अमेरिका है। सोचिए आप जरा क्या कुछ कहा इन्होंने। यहां पर होल्ड करिएगा इसको। यहां पर 60 साल से न्यूक्लियर बेस बढ़ाता जा रहा है यूएस पूरे यूरोप में। मैं चाहूंगा प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग रखें। 5 गैर परमाणु हथियार वाले देशों में तैनाती की है, यह इन्होंने कहा है। फिर यूएस की सैन्य और विदेश नीति का दोहरा चरित्र है, यह इन्होंने कहा है। परमाणु हथियारों को लेकर वॉशिंगटन का पाखंड, यूएस में रूसी राजदूत एनाटोली एंटोनोव का यह आरोप है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। चुन चुन कर बदले 24 घंटे 200 हमले, यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन पर रूस ने उस वक्त हमले किए जब पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को घातक बैटल टैंक मिले। जर्मनी के 18 लेपर्ड 2 टैंक ही पहुंचे हैं। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को मिले हैं। सोचिए अब आप जरा। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आता हूं। सीधे चलिए वहां पर स्काई दिखा के रखिएगा। की ग्राफिक्स में हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, देखिएगा। अब जरा मैप के जरिए देखिए कि रशियन आर्मी ने यूक्रेन के किन किन शहरों को बम बारूद से दहला दिया है। अब ये जो फैक्ट्स है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से वो शहर हैं। सूमी, यहां पर करीब 120 हमले किए गए। कीव में शाही ड्रोन से अटैक किया गया। कीव के नजदीक चेरनीव पर भी अटैक किया गया है।
नेप्रोपेट्रोविस्क में बताया जा रहा है कि ड्रोन से अटैक किया गया है। खार्किव में अटैक किया गया है। यह जानकारी आ रही है कि खार्किव में लगातार हमले किए हैं। लुहांस्क और डोनेस्क में एक स्कूल के ऊपर हमला किया गया है, यह यूक्रेन ने दावा किया है। खेरसोन की अगर बात की जाए तो वहां पर एक हॉस्पिटल में उड़ा दिया गया है। ओडेसा में पूरी तरह ब्लैकआउट हो चुका है जो हमले किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया में बहुत ज्यादा टेंशन है IAEA चीफ को। यह हालात हैं इस वक्त यूक्रेन पर जो हमले किए गए हैं। सोचिए किस तरीके से रशिया ने काउंटर अटैक किया गया है। अब सुलगते सवाल यही इसी को रखिएगा। अब सुलगते सवाल ये हैं, ध्यान से देखिए, क्या पश्चिम के हथियार यूक्रेन पहुंचने से भड़के हैं पुतिन? सोचिए जरा, क्या यूक्रेन को दहलाकर पश्चिम को पुतिन ने मैसेज दिया है? क्या जैसे जैसे कीव को हथियार मिलेंगे हमले और बढ़ेंगे? ये रिपोर्ट देखें। 24 घंटों में यूक्रेन पर नॉन-स्टॉप अटैक की टाइमिंग इन सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब जर्मनी से 18 लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन से 14 चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन पहुंच चुके हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि जैसे जैसे यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी तेज होगी, वैसे वैसे मॉस्को की तरफ से हमलों की रफ्तार भी बढ़ती चली जाएगी। ताजा हमलों में रशियन आर्मी ने यूक्रेन को मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, रॉकेट, टैंक, मोटार, S-300 मिसाइल, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और KH-31 क्रूज मिसाइलों से दहलाया। ये वीडियो राजधानी कीव पर हुए ड्रोन हमले का है, जिसके बाद यूक्रेन का एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। रूस के हमलों से कीव के 2 बड़े शहरों में काफी नुकसान हुआ है। खेरसोन में बमबारी से एक अस्पताल की बिल्डिंग बर्बाद हो गई, जबकि पूरे ओडेसा में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेनी सेना ने रूस के 15 में से 14 ड्रोन अटैक नाकाम करने का दावा किया है। अब इस मासूम चेहरे के खतरनाक मंसूबों की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्टिकर ऑन करिए। यहां पर किम का टारगेट वॉशिंगटन, बड़ा सवाल है हमारे सामने। सिर्फ मार्च के महीने में 7 बार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को डराने वाले किम जोंग उन ने आज एक बड़ा धमाका कर दिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग दे डाली है। इसके 4 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। किम का टारगेट वॉशिंगटन, जरा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं। पहली तस्वीर जरा इस तरफ है और यहां पर अब आप कुछ फैक्ट्स देखिए। यहां से प्लीज कट कर दीजिए राणा साहब। तस्वीर नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन रिसर्च इंस्टीट्यूट में किम। नंबर 1 ये है तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर। तस्वीर नंबर 2, चेंज करिए इसको आप। न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा लिया। नेक्स्ट दिखाइए। तस्वीर नंबर 3, न्यूक्लियर पर अधिकारियों को निर्देश। फिर देखिए अब आप तस्वीर नंबर 4, अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जांच कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं, सोचिए, सवाल ये उठ रहे हैं, क्या जापान का शक अब यकीन में बदलने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? क्या जापान का शक अब यकीन में बदलने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? रूस की एटमी वार्निंग, किम के दौरे की टाइमिंग क्यों एक जैसी है? ध्यान से देखिए। बाइडेन समेत बाकी पश्चिमी देशों की टेंशन यही है कि जिस दिन रूस की तरफ से एक के बाद एक न्यूक्लियर वार्निंग आई, ठीक उसी दिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। तो क्या नॉर्थ कोरिया जो कुछ कर रहा है वो सब पुतिन के इशारे पर हो रहा है? और क्या किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के पीछे भी पुतिन का कोई गेम है? नॉर्थ कोरिया की धमकी इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि एक दिन पहले जापान की तरफ से कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। जापान के मुताबिक प्योंगयांग अगले कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसके संकेत इन तस्वीरों से भी लग रहे हैं, जिनमें किम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाने जा रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के साथ अहम बैठक की है और न्यूक्लियर काउंटर अटैक के प्लान की समीक्षा भी की है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने इसी हफ्ते अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक करने वाले ड्रोन और न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक विस्फोट का सिमुलेशन भी किया है।
माफिया पर मंगल भारी। हम बात कर रहे हैं इस इंसान के बारे में, क्या बताना आपको, सब कुछ तो पता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया। 44 साल के बाद पहली बार अतीक अहमद को उसके गुनाहों की सजा मिली है। अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले के बाद आज लोगों के मन में एक सवाल यह भी आया होगा कि आखिर अतीक अहमद अब तक बचता कैसे रहा। आइए जरा इधर कुछ फैक्ट्स देखते हैं, चेंज करिए। अतीक अहमद जब 17 साल का था तब पहली बार, यह देखिए 1979 में उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी होती गई, लेकिन सजा 44 साल के बाद 2023 में मिली। अतीक अहमद के सिर पर 101 मुकदमों की तलवार लटकती रही, लेकिन आखिर क्यों आज से पहले उसे किसी भी केस में सजा नहीं हो सकी। अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा, गुंडा एक्ट भी लगा, लेकिन कानून की कोई भी धारा आज तक उसका हिसाब क्यों नहीं कर सकी थी। अतीक अहमद के खिलाफ सीबीआई से लेकर सीबीसीआईडी तक ने जांच की, लेकिन आखिर बड़े बड़े मुकदमों में उस पर आरोप साबित क्यों नहीं हो पाए, सोचिए जरा। लेकिन इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं उस जमाने की सत्ता की तिजोरियों में तो नहीं थे। दिल्ली में अमृतपाल या ठिकाना नेपाल, यह सवाल है बहुत बड़ा। कुख्यात अपराधी और भगोड़ा अमृतपाल सिंह की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 10 दिन से सरकार, पुलिस, कानून, जांच एजेंसी सबको लगातार चकमा देता हुआ चुनौती एक दे रहा है। वहां पर अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस का हर हथकंडा अभी तक नाकाम रहा है। अमृतपाल ने सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस को भी चकमा दिया है। यह आज शायद साफ हो गया। शायद आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें अमृतपाल दिल्ली में खुलेआम घूम रहा है। यह अमृतपाल का सबसे लेटेस्ट वीडियो बताया जा रहा है। यह वीडियो दिल्ली के मधु विहार का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है, हम नहीं दावा कर रहे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें अमृतपाल के साथ पप्पल प्रीत दिख रहा है और अमृतपाल का लुक भी बदला हुआ है, उसके केश खुले हुए हैं। इस वीडियो को लेकर क्या डिटेल जानकारी है, आइए अब आपको दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी। 21 मार्च को अमृतपाल दिल्ली में घूमता हुआ दिखा है। प्ले ऑन करिए इसको यहां पर, ये देखिए अब आप, ये वीडियो आपके सामने है। दिल्ली के मधु विहार में दिखा अमृतपाल। नेक्स्ट 21 मार्च का ये वीडियो है। 5:20 पर सीसीटीवी फुटेज है। दिल्ली के मधु विहार इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में अमृतपाल का हुलिया बदला हुआ है। अमृतपाल बिना पगड़ी, काले चश्मे वाले लुक में दिख रहा है। अमृतपाल के साथ उसका राइट हैंड पप्पन प्रीत भी दिख रहा है। चेहरा छुपाने के लिए अमृतपाल ने पूरा हुलिया तो बदला ही है, साथ में मास्क भी लगाया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं भगोड़े अमृतपाल की कुछ और तस्वीरें जब से भागा है, जिससे आप यह समझ सकेंगे कि अमृतपाल कैसे पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। दिखाइए जरा 4 विंडो तस्वीरें। ये देखिए, एक तरफ वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा है या कोई भी ड्रिंक पी रहा है। पहली विंडो में देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है। अमृतपाल का हुलिया अलग है, पगड़ी है। इस तस्वीर की लोकेशन फिलहाल कोई जानकारी नहीं, पुलिस जांच कर रही है। छतरी लेकर जाता दिखा अमृतपाल। दूसरी तस्वीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद की। अमृतपाल ने चेहरा छुपाने के लिए छाते का इस्तेमाल किया, हालांकि बदले हुए लुक के बावजूद उसकी पहचान हो गई। ई रिक्शा में बैठा अमृतपाल। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में अमृतपाल ई रिक्शा में बाइक ले जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका लुक बदला हुआ है। दरअसल बाइक के पंचर होने के बाद अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत रिक्शे में बैठ गए, लेकिन लोग पहचान नहीं पाए। चौथी तस्वीर है, बाइक से भागा। 10 दिन पहले जब पंजाब पुलिस ने अमृतपाल की तलाश तेज की और उसका पीछा किया तो गेटअप बदलकर बाइक से भागने में कामयाब हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो अमृतपाल ने पंजाब से हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचने में बार बार अपना हुलिया बदला है। यही वजह रही है कि वो पुलिस को चकमा दे रहा है। अब सवाल है, अमृतपाल है कहां? खबर है कि अमृतपाल नेपाल पहुंच गया है। आपको बता दें कि इसी आशंका को देखते हुए पंजाब पुलिस भी तैयारी पूरी कर चुकी है। नेपाल भागा अमृतपाल। सीधे देखिए, पंजाब पुलिस की टीम नेपाल पहुंच चुकी है। नेपाल पुलिस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश कर रही है। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग के साथ अमृतपाल से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। नेपाल पुलिस की मदद से वहां कई इलाकों में रेड करने की तैयारी है। अमृतपाल को लेकर नेपाल में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल में सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमृतपाल के अलग अलग तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। नेपाल के सभी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में अमृतपाल की फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत का भगोड़ा अमृतपाल नेपाल में छिपा है, उसका हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका है। ऐसे में हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को शेयर की गई हैं। यहां पर वो तस्वीरें अब आपको दिखाना जरूरी है। आइए जरा चेंज करिए इसको यहां पर विजय, ये देखिए ऐसा, ये वो तस्वीरें हैं। ये देखिए बहुरूपीय अमृतपाल तस्वीर नंबर 1, ये हो सकती है, ये इसका रूप आपको याद है, ये इसका ओरिजिनल गेटअप तो यही था। फिर नेक्स्ट दिखाइए तस्वीर नंबर 2, ये तब की तस्वीर है जब ये अपना पूरा इसने रूप बदलकर वो मूवमेंट को शुरुआत नहीं की थी, ये तब की तस्वीर है। तस्वीर नंबर 3 दिखाइए जरा, चेंज करिए। ये है बहरूपिया अमृतपाल, ये उसकी तस्वीर है जब उसका जो है पूरा लुक चेंज हो गया, वापस उसने पग धारण कर ली जब वो भारत लौट आया था। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ये उसकी चौथी तस्वीर है, ये लास्ट तस्वीर कहा जाए। फिर उसके बाद दिखाइए एक और तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, ये है बहरूपिया। ये देखिए अब इसका पूरा लुक चेंज हो गया, चश्मा लगा हुआ है, एक गले में मास्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो जब चाहे ऊपर मुंह कर सकता है। फिर नेक्स्ट दिखाइए, ये अलग अलग तस्वीरें उसके सामने आ रही है। लेकिन अब बात इस सब के बीच में श्री अकाल तख्त साहिब के उस फैसले और अल्टीमेटम की जो आज शाम 5 बजे समाप्त होगी। अब से कुछ देर पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके उस अल्टीमेटम का जवाब दिया है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी सभी जानते हैं कि आप और एसजीपीसी बादलों के का पक्ष लेते रहे हैं, इसलिए देखें, इतिहास देखें, कई जत्थेदारों को बादलों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। यह अच्छा होगा यदि आप गुरु ग्रंथ साहिब के अनादर और लापता छवियों के मामलों में अल्टीमेटम दें। हालांकि पंजाब सरकार के रिएक्शन के बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने अब तक कोई बड़ा कदम उठाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑपरेशन अमृतपाल के दौरान 10 दिनों में पकड़े गए युवकों को 24 घंटे में रिहा किया जाए। ऐसा नहीं करने पर बड़ा एक्शन होगा और समूचे पंजाब की पंचायतों में बैठकें कर सिखों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया जाएगा। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह जी की तरफ से पंजाब के हालात पर बुलाई गई बैठक में यह फैसला हुआ। इस बैठक में सिखों के 72 संगठन पहुंचे थे। संगठनों के प्रतिनिधित्व करते हुए एसजीपीसी ने ऐलान किया कि हमारे वकील पकड़े गए हैं, नौजवानों के केस लड़ेंगे, पकड़े गए नौजवानों के केस लड़ेंगे। जिन नौजवानों के परिजन वकील कर चुके हैं उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी। जिन युवाओं पर एनएसए लग चुका है उनका मुद्दा हाईकोर्ट में उठाया जाएगा। इस बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस ने 2 दिन पहले ही बताया था कि एहतियाती हिरासत में लिए गए कुल 353 में से 197 युवाओं को रिहा कर दिया गया है। इनमें कुछ अमृतपाल समर्थक भी शामिल हैं। वीडियो वॉर, सियासत अपार। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विपक्ष ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा है। पीएम मोदी ने कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोर्ट फैसले सुनाता है। पीएम मोदी ने कहा ऐसे भ्रष्टाचारी लोग फैसले पर सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, दिखाइए। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इस बीच संसद सदस्यता रद्द होने पर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर वीडियो के जरिए तंज कसा है। इस वीडियो कैप्शन में लिखा गया है, शहजादे का सम्मान हो भले ही जनता का अपमान हो। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जारी वीडियो में राहुल के पीएम मोदी पर दिए बयानों और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने तक के सफर को दिखाया गया है। वीडियो में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बीजेपी के इस वीडियो से कांग्रेस में आक्रोश है, खासतौर से राहुल गांधी को जिस तरह से दिखाया गया है। खबर है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर नाराज कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। कांग्रेस के तेवर से इतना तय तो है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक जंग और तेज होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो 4 दिन पहले तक लोकसभा के सांसद थे, लेकिन अब वो सांसद नहीं है और इसके असर ये हुआ है कि उनको मिला सरकारी बंगला भी खाली कराया जा रहा है। 4 दिन पहले राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छिन गई थी, लेकिन कल उन्हें उस सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। आज उस नोटिस का जवाब राहुल गांधी ने एक चिट्ठी के जरिए दिया है। लोकसभा के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम एक पत्र में के जवाब में राहुल गांधी ने लिखा, 12 तुगलक लेन का हमारा आवास वापस लिए जाने के संबंध में 27 मार्च 2023 की चिट्ठी के लिए आपका धन्यवाद। पिछली 4 बार से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशनुमा यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा। 12 तुगलक लेन के बंगले को खाली करने के मामले में राहुल गांधी तो आदेश के पालन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके नेताओं का सरकार पर आरोपों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। आज भी कांग्रेस की तरफ से खूब जुबानी हमले हुए, लेकिन इस बीच हमने राहुल गांधी के उस घर से जुड़ी कई यादें जानने की कोशिश की। तुगलक लेन रोड स्थित ये जो बंगला है, इसमें एक बड़ा सा लॉन है। इस लॉन में राहुल गांधी अक्सर खाली वक्त बिताते थे। उसके एक साइड में एक जिम बना हुआ है, चूंकि वो फिटनेस फ्रीक है लिहाजा जिम करते थे। खाली वक्त में अपने कुत्तों के साथ भी राहुल लॉन में वक्त बिताना पसंद करते थे। 2007 में जब राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बने, उसके बाद पहली बार 10 जनपद के अलावा ये 12 तुगलक लेन स्थित ये बंगला कांग्रेस के नए पावर सेंटर के तौर पर उभरने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और 2014 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी जो है वो ये जो जिस बंगले में रहते थे, ये कांग्रेस के नए पावर सेंटर के तौर पर उभरा। 2018 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ी तमाम अहम बैठकें इस बंगले में होती रहीं, जिस बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी खुद इस बंगले में लगातार आती रही। और अब एक ऐसी खबर जिसका फायदा एक साथ 6.5 करोड़ लोगों को होगा। हम बात EPFO यानी भविष्य निधि संगठन के इंटरेस्ट रेट की कर रहे हैं। अगले साल यानी 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने आज देश के नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने PF पर मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला किया है। EPF पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.10 से बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है। यानी अब EPF अकाउंट में जमा होने वाली रकम पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बता दें कि EPFO ने 2021-22 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.10% कर दी थी। हालांकि इस बार भी जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें महज 0.05% का इजाफा किया गया है। लेकिन इस बढ़ोतरी से देश के 6.5 करोड़ PF अकाउंट होल्डर को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। आइए अब समझते हैं कि PF पर कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, किसे कितना ब्याज। जरा इसको देखिए। अब जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, PF अकाउंट में बैलेंस से 8 ये देखिए अब आप, PF अकाउंट में बैलेंस अगर 1 लाख है, 1 लाख है PF अकाउंट में बैलेंस, तो 8.10% ब्याज पे करीब 8100 रुपए। यहां पर 8.15% से करीब 8150 रुपए। अब इसके बाद दूसरा देखिए फैक्ट, अगर 2 लाख रुपए हैं तो पहले वाले इंटरेस्ट से करीब 24,300 रुपए और अब 24,450 रुपए। 5 लाख की अगर बात की जाए तो वो सब्सटैंशियल गेन होगा। क्या दिखाई तो नहीं लगता है। 40,500 से लेकर 40,750 रुपए। पुरानी, नई और पुरानी स्कीम को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार बीजेपी की हार की बड़ी वजह पुरानी पेंशन स्कीम भी रही। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरे। ऐसे में केंद्र सरकार ने पेंशन सुधार के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी NPS में गारंटीड पेंशन की संभावना तलाशेगी। और अब वो खबर
जिसे लेकर फिक्र बढ़ने लगी है, क्योंकि यह खबर सीधे आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। कोरोना को लेकर फिर से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1573 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं, 11,000 के पार हैं। कोरोना का डेली पॉजिटिविटी रेट करीब 1.30% है। 32 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। प्लीज सावधान रहिए। दिल्ली के 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। प्लीज सावधान रहिए।